Hello students, good morning. How are you all? I think you all are fine. So let's start our today's lecture. So our next sum is example number 18, and which is show that if f from a to b and g from b to c are 1 1, then g of f from a to c is also 1 1. Students, we have given in our example that is two functions which is f and g both are 1 1, and we need to prove that the composition of f and g, that means g of f from a to c is also 1 1. So let's start. Solution. Here we have given f and g both are 1 1. So firstly I mention both functions and what is the meaning of 1 1ness, which is also I mention it. So f from a to b and g from b to c are 1 1 is given. We know that because we have in a question. If f of x1 is equal to f of x2, that implies x1 is equal to x2, because of f is 1 1 and this is the condition of 1 1ness. And similarly, if g of x1 is equal to g of x2, that implies x1 is equal to x2. This is the condition of g. For g is a 1 1ness. Okay, so I give it result number 1 and this is result number 2. Now for we talk about gf. Now we talk about gf. For gf from a to c, because of the domain of f and the codomain of g, that means the domain of f is a and the codomain of g, that means c. That means we get a function gf from a to c. Now we need to prove that if gf of x1 is equal to gf of x2, that implies x1 is equal to x2. क्योंकि हमें क्या प्रूफ करना है कि gf जो हमारा है वो क्या है, तो 1 1 फंक्शन है, ऐसा हमें प्रूफ करना है. सो ये क्या हो गई, तो हमारी gf 1 1 होगी, उसकी कंडीशन है. बराबर, हम ये ले लेंगे और दैट इम्प्लाइज x1 is equal to x2 प्रूफ कर देंगे. सो हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं कि gf इज अ 1 1. सो लेट gf of x1 is equal to gf of x2. मैंने पहली कंडीशन जो हमने चाहिए था, बराबर, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन वी प्रूव x1 is equal to x2. सो हम पहली कंडीशन ले लेते हैं, मतलब सपोज कर लेते हैं, लेट gf of x1 is equal to gf of x2. नाउ by the definition or by the formula of our composition of functions, we may write g of x1 is equal to g of x2. ये क्या है, हमारी composition of functions की formula है. क्या है, तो g of x1 is equal to g of fx हम लिख सकते हैं, g of x is equal to g of fx हम लिख सकते हैं. अब यहाँ पे क्या है, x की जगह x1 है और यहाँ पे x की जगह x2 है. सो हमें यह क्या चेंजेस होगी, तो g of fx1 और g of fx2 हमें मिलेगा बाय द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन. चलो, अभी हमने बोला कि g क्या है हमारा, तो 1 1 फंक्शन है. तो हम आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, g of x1 इक्वल टू g of x2 है, दैट इंप्लाइज हम x1 इक्वल टू x2 लिख सकते हैं. मतलब जो ये ब्रैकेट के अंदर होगा ना, बराबर, वो दोनों इक्वल आएंगे. अब यहाँ पे हमें फोकस करना है कि ब्रैकेट के अंदर क्या है, तो f of x1 है और यहाँ पे f of x2 है, बराबर. तो ये जो स्टेप है उसके बाद क्या स्टेप हमारा क्या मिलेगा, तो f of x1 is equal to f of x2. कैसे मिलेगा, बिकॉज ऑफ g is 1 1 and from result number 2, because g is 1 1 and from result number 2 we may write g of fx1 is equal to g of fx2, that implies f of x1 is equal to f of x2. क्योंकि हमारा जो g of जो ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म होगा ना, बराबर, इज इक्वल टू हमें वो मिलेगा, दैट इम्प्लाइज हमें वो मिलेगा. बराबर, ये देखिए आप, यहाँ पे x1 की जगह क्या है, तो f of x1 है और यहाँ पे x2 की जगह क्या है, तो f of x2 है. दैट इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2 हम लिख सकते हैं. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो f of x1 इक्वल टू f of x2. चलो, अभी दूसरे रिजल्ट की बात करते हैं. अब हम क्या देख रहे हैं, तो f ऑल्सो 1 1 है, तो दैट इम्प्लाइज हम क्या लिख सकते हैं, x1 इक्वल टू x2 लिख सकते हैं. क्योंकि यही बैठी हमारे पास, आप देख सकते हैं ये स्टेप आ गया है ना. देखिए नेक्स्ट स्टेप, तो दैट इम्प्लाइज हम क्या लिख सकते हैं, x1 इक्वल टू x2. तो यहाँ पे भी दैट इम्प्लाइज हम क्या लिख सकते हैं, x1 इक्वल टू x2, बिकॉज f इज ऑल्सो 1 1 एंड फ्रॉम रिजल्ट नंबर 1 हम क्या लिख सकते हैं, x1 इक्वल टू x2. तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया और हमने क्या प्रूफ कर दिया, x1 इक्वल टू x2 प्रूफ कर दिया. बराबर, मतलब gf of x1 इज इक्वल टू gf of x2 हमने लिया, दैट इम्प्लाइज हमने x1 इक्वल टू x2 प्रूफ कर दिया. इसका मतलब क्या होगा, gf फ्रॉम a to c इज अ 1 1. हमें क्या प्रूफ करना था, यही था. ओके, समझ में आ गया स्टूडेंट्स, सिंपल ही है.
बराबर ना। सिर्फ हमने दो नहीं पर 3 रिजल्ट का हमने यूज किया। सबसे पहले हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का यूज किया जो डेफिनेशन है, उसके बाद हमने g इज अ 1 1 का यूज किया, और उसके बाद लास्टली हमने f इज अ 1 1 का यूज किया, और लास्टली हमने जो फाइंड करना था, जो शो दैट करना था, जो हमें प्रूफ करना था, वो हमें मिल गया। ओके, गुड। नाउ our next sum is example number 19. Show that if f from a to b and g from b to c are onto, then g of f from a to c is also onto. We have given two functions f and g, both are onto, and we have to show that, or we need to prove that g of f is also onto and g of f from a to c. The function f domain and g is codomain. Okay. So first I mention the given functions here. F from a to b and g from b to c are onto is given. Now since g from b to c is onto, and now g is given, we have given the function g is onto, and by the definition of onto we may write let g belongs to c. That means I take one element from our codomain of function g, let z belongs to c, then there exists an element y belongs to b such that f of g of y is equals to z. इसका मतलब कि हम हमारा g डोमेन पर अप्लाई करेंगे, ओके, उसका आंसर हमें को डोमेन में मिलेगा। बराबर, हमारा g डोमेन के कोई भी एलिमेंट पर अप्लाई करेंगे, दैट मीन्स वी टेक एन एलिमेंट y एंड अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, g ऑफ y मिलेगा, और इज इक्वल्स टू हमें क्या आंसर मिलेगा, तो हमारा को डोमेन का मतलब को डोमेन का हमने मेंबर क्या लिया, तो z लिया, और ये क्या है हमारी g ऑफ y इज इक्वल्स टू z। ये हमारी ऑनटू की डेफिनेशन है। किसके लिए, तो द फंक्शन ऑफ जी के लिए हमारी ऑनटू की डेफिनेशन लेट z बिलोंग्स टू c, मतलब को डोमेन का मेंबर हमने सपोज कर लिया, देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट y बिलोंग्स टू अवर डोमेन सच दैट g ऑफ y इज इक्वल्स टू z। क्योंकि हमारा जो g है वो हमारा ऑनटू फंक्शन है, इसलिए ये यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा, और ये यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट है वो कंपलसरी आएगा। और सिमिलरली सिंस f फ्रॉम a टू b इज ऑल्सो ऑनटू, और हमें एडिशनल क्या दिया है कि f भी ऑन टू ही है, मतलब हम क्या करेंगे, अब हम b का कोई एक मेंबर ले लेंगे, सपोज करेंगे, देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट जो हमारा डोमेन का होगा, बराबर, वो क्या सच दैट करेगा, तो अगर हमारा f डोमेन पर अप्लाई करेंगे, बराबर, और उसका आंसर हमें को डोमेन में मिलेगा। बराबर, तो देख लेते हैं, लेट y बिलोंग्स टू b सपोज कर लिया, किसका, तो को डोमेन का एक मेंबर हमने सपोज कर लिया, देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x बिलोंग्स टू a, देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट अवर डोमेन, मतलब हमने डोमेन में से एक एलिमेंट x बिलोंग्स टू ए सच दैट fx इज इक्वल्स टू y। fx इज इक्वल्स टू y मतलब कि हमारा f हमने डोमेन पर अप्लाई किया, डोमेन के किसी मेंबर पर अप्लाई किया, मतलब fx हमें मिला, इज इक्वल्स टू हमें जो भी मिलेगा वो हमारा को डोमेन का आंसर होगा, मतलब y है, y हमने कहां से लिया, तो बिलोंग्स टू b है, को डोमेन में से हमने लिया। समझ में आ गया, ये दोनों कुछ नहीं स्टूडेंट्स, ये हमारी ऑनटू की डेफिनेशन ही है, और हमें क्या दिया है, एग्जाम्पल में दिया है कि f और g दोनों क्या है, तो ऑनटू फंक्शंस है। बराबर, सिर्फ हमने यहाँ पे ऑनटू फंक्शंस की जो डेफिनेशन है ना, तो आपको ख्याल होगा स्टूडेंट्स, हमने आगे कई ऑनटू के ऑनटू पर डिपेंडिंग हमने एग्जांपल्स किए थे, जिनमें ऑनटू नहीं आते थे, बराबर ना, जो ऑनटू फंक्शंस नहीं होते थे उसमें सिर्फ हम एक ही लाइन लिखते थे, याद आया, बस ये वही है। बराबर, पर हम वहां क्या लिखते, देयर एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, हम ऐसे लिखते थे, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एन एलिमेंट बिलोंग्स टू सच दैट वाला। बराबर, अब यहाँ पे तो हमारा ऑनटू फंक्शन तो है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट, मतलब कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है, कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, कि वो एलिमेंट हम मतलब कि वो एलिमेंट हम हमारे फंक्शन में पुट करेंगे तो हमें आउटपुट ऑब्वियसली मिलेगा। बराबर, तो आप देख सकते हैं भाई हमने पुट किया हमारे फंक्शन g में और हमें आउटपुट क्या मिला, तो z मिला। सिमिलरली हमने यहाँ पे x हमने हमारे फंक्शन f में पुट किया तो हमें आउटपुट क्या मिला, y मिला। तो बाय द हाइपोथेसिस मतलब हमारे जो क्वेश्चन में हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है, दो फंक्शंस हमने ऑन टू फंक्शन दिए, तो ऑन टू फंक्शंस की डेफिनेशन यूज करके हमने रिजल्ट 1 और 2 हमने वी गेट इट द टू रिजल्ट्स। ओके, चलो अब हमें क्या प्रूफ करना है, GF फ्रॉम A to C इज ऑल्सो ऑन टू, मतलब क्या होगा, तो हमारे GF डोमेन A पर अप्लाई करेंगे, A के किसी मेंबर पे अप्लाई करेंगे और हमें जो आंसर मिलेगा वो हमारा को डोमेन का मिलेगा, इज इक्वल टू जो भी हमें आंसर मिलेगा, मतलब हम क्या करेंगे, अब GF हमें A पर अप्लाई करेंगे, A के किसी मेंबर पर। नाउ GF फ्रॉम A to C, अभी A का कोई मेंबर हमारे पास क्या है, तो हमने पता ही है कि X बिलोंग्स टू A है,
बराबर ना। x किसका मेंबर है तो क्या a का है, मतलब हम GOF a पर अप्लाई करेंगे बराबर, तो हम क्या मिलेगा GOF ऑफ x, GOF ऑफ x a पर अप्लाई कर दिया बराबर। अब हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और अगर हमें आंसर C का कोई मेंबर मिला, मतलब जो हमारा सेट C है उसका ही कोई मेंबर हमें मिला बराबर फाइनल आंसर, तो हम लिख सकते हैं बाय द डेफिनेशन द GOF इज ऑल्सो ऑन टू, देयरफॉर GOF ऑफ x इज इक्वल टू G ऑफ fx बराबर बाय द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की हमने डेफिनेशन यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में यूज की। अभी fx की वैल्यू हमें कहाँ दिख रही है, क्या है fx की वैल्यू इज इक्वल टू y है, तो y यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे fx के जगह पे फ्रॉम रिजल्ट नंबर 2, रिजल्ट नंबर 2 का हमने यहाँ पे यूज किया है। अभी g ऑफ y का भी आंसर हमारे पास अवेलेबल है, क्या है तो g ऑफ y का आंसर हमारे पास z है, तो यहाँ रिप्लेस में हम z लिख सकते हैं फ्रॉम रिजल्ट नंबर 1। तो दोनों रिजल्ट हमने 1 और 2 दिए, उसका यूज हमने यहाँ पे कर दिया। तो फाइनल हमें क्या मिला, तो हमने यहाँ से शुरुआत की और हमें क्या आंसर मिला, z मिला। इसका मतलब क्या है कि हमने हमारा GOF हमने डोमेन पर अप्लाई किया और उसका जो आंसर मिला हमारे को डोमेन में मिला, मतलब x पर अप्लाई किया और हमें आंसर मिला z। z किसका है हमने ऊपर ही बताया, z बिलोंग्स टू C है बराबर। सो फॉर एवरी z बिलोंग्स टू C, फॉर एवरी z बिलोंग्स टू C देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x बिलोंग्स टू A सच दैट, मतलब कोई हमारे पास ऐसा एलिमेंट x है बराबर, वो क्या सर्च करता है कि GOF ऑफ x इज इक्वल टू z आ गया, जो हमें प्रूफ करना था वो हमें मिल गया है। और ये क्या है, ये जो मैंने लाइन लिखी है फॉर एवरी से लेके यहाँ तक वो हमारी ऑन टू की डेफिनेशन है, समझ में आ गया। देयरफॉर थस GOF फ्रॉम A टू C इज ऑन टू, समझ में आ गया, सिंपल ही है। ओके स्टूडेंट्स, गुड। Now the next sum is example number 20. Consider functions f and g such that composite GOF is defined and is 1 1. Are f and g both necessarily 1 1? Students, हमको क्वेश्चन में कुछ ऐसा पूछा है कि हमें ऐसे दो फंक्शंस कंसीडर करना है, मतलब हमें ऐसे दो फंक्शंस सपोज करना है और खुद क्रिएट करना है, इट सेल्फ हमें क्रिएट करना है कि उसका जो कंपोजिट फंक्शन होगा GOF वो डिफाइंड भी होगा और 1 1 भी होगा, मतलब RF सबसेट DG। GOF की बात करेंगे तो उसका जो मेन कंडीशन क्या है, तो RF सबसेट DG, मतलब रेंज ऑफ F इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G। सो ये कंडीशन का सेटिस्फाई करे ऐसा हमें दो फंक्शंस हमें क्रिएट करने, कंसीडर करने हैं। और क्या, तो GOF इज 1 1 ऐसा हमें प्रूफ भी करना है बराबर, मतलब GOF 1 1 हो सके ऐसा हमें f g कंसीडर करना है फंक्शंस, और उसके बाद वो भी चेक करना है कि हम जो फंक्शंस कंसीडर करेंगे, ओके, अकॉर्डिंग टू दैट फंक्शंस वी मे चेक अवर f एंड g बोथ 1 1नेस, मतलब हमारे जो दो फंक्शंस हम कंसीडर करेंगे, ओके, ऐसे करेंगे कि वो अकॉर्डिंग टू दैट फंक्शंस हमारा GOF डिफाइंड भी होगा और 1 1 भी होगा, पर हमारे जो दो फंक्शंस है वो 1 1 हो सकते हैं या नहीं वो हम चेक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलो सबसे पहले दो फंक्शंस हम कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर f from 1 2 3 4 to 1 2 3 4 5 defined as fx is equal to x for all x. I give it result number 1. तो मैंने पहला फंक्शन मैंने कंसीडर कर दिया, क्या है तो उसका डोमेन में कितने मेंबर्स है, 4 मेंबर्स, और को डोमेन में 6 मेंबर्स है। देयर आर 4 मेंबर्स इन डोमेन and 6 members in codomain, and we defined our function as fx is equals to x for all x. Okay, मतलब हमने फंक्शन कैसा डिफाइन किया, मतलब हमारा जो भी फंक्शंस हम डोमेन में से पुट करेंगे, इफ वी पुट 1 by 1 values of domain in our function, then we get a unique image in our codomain. Okay students, so now we consider our next function, namely g, and g from 1 2 3 4 5 6 to 1 2 3 4 5 6 as g of x is equals to x for x is equal to 1 2 3 4, and g of y is equal to g of 6 is equals to 5, and give it result number 2. Now next I consider our second functions, which is g.
and the members in our domain, there are 6 members, and in our codomain same as also there are 6 members, and we define a function g of x is equals to x for only 4 values of domain. That means if we take x, the value of x is 1 2 3 4, then we apply our function g of x is equal to x, and then the remaining 2 elements, the answer is g of 5 is equal to g of 6. That means the remaining 2 elements image is same. Okay, the image is same. That means g of 5 is equal to g of 6 is equals to 5. मतलब जो हमारा सेकंड फंक्शन हमने कंसीडर किया, उसके लिए x की जो 4 वैल्यूज है, फर्स्ट 4 वैल्यूज, उसके लिए हम कौन सा फंक्शंस अप्लाई करेंगे, तो g of x इज इक्वल टू x, और जो रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स है उसका जो आंसर आएगा, मतलब g of 5 और g of 6 का, तो दोनों का आंसर सेम होगा, और वो क्या होगा, 5 होगा. इसको मैंने रिजल्ट नंबर 2 दे दिया. सो हमारे जो 2 फंक्शंस हमें कंसीडर कर रहे थे वो हमने कंसीडर कर दिए. अब हम क्या करेंगे, हमें जी एफ डिफाइंड होता है ऐसा बताना है, और 1 1 भी होता है ऐसा हमें प्रूव करना है. नाउ जी एफ फ्रॉम एफ का डोमेन और जी का कोडोमेन, दैट मीन्स 1 2 3 4 2 1 2 3 4 5 6, बिकॉज ऑफ आर एफ सबसेट डीजी. आर एफ सबसेट रेंज ऑफ एफ, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 सबसेट डोमेन ऑफ जी, so 1 2 3 4 5, because we know that every set is a subset of itself. Now we apply GF on our domain. That means GF apply on 1, 2, 3 and 4 one by one. We get GF of 1 is equal to G of f of 1. That equals to G of 1, because f of 1 gives 1. Because if we put x is equal to 1 here, then we get 1. And if you put g of x in x is equal to 1, then we also get 1. मतलब हम x की वैल्यू हम यहाँ पे fx में पुट करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, और gx में भी पुट करेंगे तो अभी हमें 1 ही मिलेगा, तो हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा. सिमिलरली gf of 2 का भी आंसर क्या मिलेगा, 2. gf of 3 का भी 3, और gf 4 का 4. मतलब अब देख सकते हैं कि हमारा जो gf का जो डोमेन है उसमें 4 मेंबर्स है, और 4 मेंबर्स 1 बाय 1 हम पुट करेंगे हमारे फंक्शंस में, तो हमें क्या मिलेगा, यूनिक इमेजेस मिलेंगे हमारे कोडोमेन में, बिकॉज ऑफ फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड 2, मतलब 1 और 2 का हमने यूज किया है इसलिए. देयरफॉर gf of x is equal to x, क्योंकि हम जो पुट कर रहे हैं वही हमें आउटपुट मिल रहा है फॉर ऑल x, which shows that gf is 1 1, which shows that gf is 1 1, और हमें यही बताना था, हमें क्वेश्चन में बोला था. अब हम क्या चेक करेंगे, जो हम दोनों फंक्शन में डिफाइन कंसीडर किए वो दोनों 1 1 है या नहीं. नाउ फ्रॉम 1, मतलब जो हम 1 को ऑब्जर्व करेंगे तो हम जो वैल्यू पुट करें वही हमें आउटपुट मिल रहा है, मतलब यूनिक इमेजेस मिल रहा है. f इज 1 1, एंड फ्रॉम 2 g इज क्लियरली नॉट 1 1, क्योंकि फर्स्ट 4 मेंबर्स के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जो वैल्यू पुट करेंगे वही हमें मिल रहा है, और जो रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स है 5 और 6 के लिए जो इमेजेस मिल रहा है वो यूनिक मिल रहा है, मतलब दोनों के लिए सेम मिल रहा है हमारे कोडोमेन, बराबर, जो 1 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. देयरफॉर फ्रॉम 2 g is clearly not 1 1. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. हमें जो कंपोजिट GF डिफाइन भी करना है और 1 1 भी बताना है, ऐसे हमने 2 फंक्शंस कंसीडर करने थे, वो हमने किए, और जो फाइनल आंसर हो गया. समझ में आ गया स्टूडेंट्स? ओके, गुड. Now our next sum is example number 21. Are f and g both necessarily 1 1 if gf is onto are f and g both necessarily onto if gf is onto question mark. अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में क्या देखा था, 2 फंक्शंस हमने कंसीडर किए, बराबर, ऐसे कंसीडर किए कि हमारा gf डिफाइंड भी होगा और 1 1 भी होगा. सेम ऐसे यहाँ पे भी करना है, हमें ऐसे f और g कंसीडर करना है कि हमारा gf डिफाइंड भी होगा और ऑन टू भी होगा, बराबर. और लास्ट में हम क्या चेक करेंगे कि एफ एंड जी बोथ नेसेसरीली ऑन टू है या नहीं. ओके, चलो सबसे पहले हम दोनों फंक्शंस कंसीडर कर लेते हैं. कंसीडर एफ फ्रॉम 1 2 3 4 2 1 2 3 4 डिफाइंड एज एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2, एंड एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 3. क्यूट रिजल्ट नंबर 1. एंड जी फ्रॉम 1 2 3 4 2 1 2 3 डिफाइंड एज g of 1 is equal to 1, g of 2 is equal to 2, g of 3 is equal to g of 4 is equal to 3. रिजल्ट नंबर 2. चलो हमारा फर्स्ट जो वर्क था वो कंप्लीट हो गया. हमने जो
दो फंक्शंस एफ और जी कंसिडर करने थे वो हमने कर लिए। चलो अब हम जीओएफ की बात कर लेते हैं कि ऑन टू तो है ही, पर हम जो फंक्शंस हमने डिफाइन किए बराबर वो जीओएफ डिफाइंड होगा वैसे ही हमने कंसिडर किया बराबर, पर हम जीओएफ को ऑन टू कैसे आता है वो हम बता देते हैं। चलो आर एफ सबसे डीजी है, आर एफ रेंज ऑफ एफ 1 2 3 4, डोमेन ऑफ जी 1 2 3 4 ऑब्वियसली है। चलो देयरफॉर जीएफ डिफाइन होगा, देयरफॉर जीएफ फ्रॉम 1 2 3 4, एफ का डोमेन 1 2 3 4 और जी का को डोमेन 1 2 3 1 2 3 4 टू 1 2 3। देयरफॉर जीएफ ऑफ 1 मतलब यहाँ पे डोमेन पे अप्लाई करेंगे, जीओएफ ऑफ 1 इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ 1, आंसर 1 है, जी ऑफ 1 का आंसर 1 है। सिमिलरली जीओएफ ऑफ 2, जी ऑफ एफ ऑफ 2 का आंसर 2 है, जी ऑफ 2 का आंसर 2 है। सिमिलरली जीओएफ ऑफ 3 इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 का आंसर 3 है और जी ऑफ 3 का आंसर भी 3 है। एंड जी ओ एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4 का आंसर भी 3 है और जी ऑफ 3 का आंसर भी 3 है। मतलब आप देख सकते हैं कि हमारा जो को डोमेन के जितने मेंबर्स है 3 मेंबर्स, तो तीनों के तीनों मेंबर्स मतलब यूज हो गए, रिलेटेड है किसी न किसी एलिमेंट के साथ, को रिलेटेड तो है ही। मतलब ये हमारे को डोमेन के प्री इमेजेस तो मिल ही रहे हैं बराबर, 1 के भी मिल रहे हैं, 2 के मिल रहे हैं, 3, मतलब कोई भी एलिमेंट बाकी नहीं है बराबर, सभी एलिमेंट यूज हो गए। और ये क्या दर्शाता है, हमारा ऑन टू का कंडीशन है। आपको मैंने बोला था 1 के लिए हमें डोमेन पर फोकस करना है और ऑन टू के लिए हमें को डोमेन पर, तो आप को डोमेन पे फोकस करेंगे तो 1 आ गया, 2 है और 3 भी आ गया। मतलब हम बोल सकते हैं इट कैन बी सीन दैट जीएफ इज ऑन टू। चलो अब हम फंक्शन एफ की बात कर लेते हैं। 4 एलिमेंट्स है हमारे को डोमेन में, तो चारों के चारों हमारे यूज होने चाहिए, रिलेटेड होने चाहिए। चलो 1 है, यस है, 2 है, 3 है, और 4 बाकी रह गया बराबर। पर अभी मैंने बोला कि ऑन टू के लिए एक भी मेंबर्स बाकी रहना नहीं चाहिए, चारों 4 मेंबर्स के प्री इमेज हमें हमारे को डोमेन के जो चारों के 4 मेंबर्स है बराबर, वो सभी के प्री इमेज हमारे डोमेन में मिलने ही चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा है। 4 रिमेन हो गया है, इस रिमेन द 1 एलिमेंट इज 4, मतलब 4 बाकी रह गया है। इसके अलावा 1 2 3 के प्री इमेजेस हमें मिल रहे हैं, मतलब हम बोल सकते हैं कि एफ इज नॉट ऑन टू। एंड जी की बात कर लेते हैं, तो तीनों के तीनों मेंबर्स के प्री इमेज हमें मिल रहे हैं हमारे डोमेन में, 1 2 और 3 हो गया। तो आप बोल सकते हैं therefore now from 2 g is on to and from 1 g is not on to, therefore f and g both necessarily on to वो पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। नो, एफ एंड जी बोथ नेसेसरी ऑन टू, मतलब हम आंसर क्या लिख सकते हैं, नो लिख सकते हैं, क्योंकि साथ में बोला था ना कि दोनों साथ में, मतलब बोथ बराबर, टुगेदर एफ एंड जी ऑन टू है या नहीं, टुगेदर तो नहीं है बराबर, इंडिविजुअली है, हो सकते हैं, इंडिविजुअली में जी होता है, एफ नहीं हो रहा है बराबर। सिमिलर जो प्रीवियस एग्जांपल में हमने कहा था सिर्फ सेम वैसा ही है, उसमें 1 1 की बात थी, यहाँ पे ऑन टू की बात। ओके, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप आपको समझ में आ गए होंगे। आज हमने टोटल 4 एग्जांपल्स देखे, 18 19 20 एंड 21। एग्जाम्पल नंबर 18, एग्जाम्पल नंबर 19, एग्जाम्पल नंबर 20 एंड एग्जाम्पल नंबर 21। 4 एग्जाम्पल्स हमने देखे। आई होप कि आपको चारों 4 एग्जाम्पल में समझ में आ गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमारा 3 एग्जाम्पल्स बाकी है डिपेंडिंग ऑन अवर कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इनवर्स फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शंस। ओके, सो हम नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले हमारे 3 एग्जाम्पल्स जो बाकी है वो कंप्लीट करेंगे और पैरेलली वही लेक्चर में हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू।